Hello and welcome back to my channel PSD Guruji. This is Rahul Mumbai once again. Today I am going to discuss sample question paper Physical Education 048 session 21 22 class 12 term first. General instructions are there are three sections in the question paper, namely section A, section B and section C. यहाँ पे तीन sections हैं, सेक्शन ए नाम से, सेक्शन बी नाम से और सेक्शन सी नाम से। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन हैं जिसमें से आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में 24 क्वेश्चन हैं, उसमें भी आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन हैं जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए की बात करते हैं, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन बी 2? विटामिन बी 2 का दूसरा नाम क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है राइबोफ्लेविन। Second question, what is the formula to divide an odd number of teams in upper half for a knockout fixture? Odd number में जब विषम संख्याएं हैं तब ऊपरी अर्ध में नॉकआउट फिक्चर में कितनी टीमें रखी जाती हैं? तो हमेशा ये याद रखना है कि ऊपरी अर्ध में जब भी विषम संख्याएं होंगी तो एक टीम ज़्यादा रखी जाती है, इसलिए इसका फॉर्मूला होगा n+1/2। जहाँ भी ज़्यादा होगा वहाँ प्लस का फॉर्मूला लगेगा। Third question, which test is developed to test fitness in senior citizens? कौन सा टेस्ट ऐसा है जो सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक जो हैं उनकी फिजिकल फिटनेस को जो गामक पुष्टि है उसको डिफाइन करता है? उसका आंसर है रिकली एंड जॉन्स। क्वेश्चन 4 है, ये आपको एक डायग्राम दिया गया है। विच एक्शन इज शोन इन द इलस्ट्रेशन? कौन सा एक्शन इसमें शो हो रहा है? इसमें आप देखेंगे कि बैंडिंग का ऑप्शन है। इट मीन्स कि जो एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो यहाँ पे फ्लेक्शन इसका आंसर होगा। ग्लाइडिंग मूवमेंट्स अकर एट विच जॉइंट? हमारे बॉडी में कुछ मूवमेंट्स होते हैं, उसी में से लिया गया है। तो ग्लाइडिंग जो मूवमेंट्स है वो रिस्ट में पॉसिबल है, इसका आंसर होगा रिस्ट। कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट आर अ पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट? जो कॉन्सोलेशन सांत्वना टूर्नामेंट्स होते हैं वो किस टूर्नामेंट का पार्ट होते हैं? नॉकआउट इज द राइट आंसर। विच अमंग दीज इज नॉट अ मैक्रो मिनरल? इनमें से कौन सा मैक्रो मिनरल नहीं है? इट मीन्स कि जो बृहद मिनरल है, खनिज लवण है, उनमें से नहीं है, तो इसमें आएगा आयोडीन। तो आपको मैक्रो और माइक्रो आपको पता होने चाहिए कि मैक्रो क्या होते हैं, माइक्रो क्या होते हैं। जो मैक्रो मिनरल्स हैं वो कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम है। जो माइक्रो मिनरल्स हैं आयरन, आयोडीन, जिंक और कॉपर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर विटामिन ए? विटामिन ए की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर मैककॉलम, इनका पूरा नाम जो था वो है एल्मर मैककॉलम और डेविस, दो व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी खोज करी थी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका मैककॉलम। Formula for determining the number of bye in lower half of a knockout fixture when number of byes are odd. इसका मतलब है कि जब भी नंबर ऑफ बाइज, जो बाई की संख्या है वो विषम संख्या होंगी, तो यहाँ पे नॉकआउट फिक्चर में क्या फॉर्मूला होगा? तो ये आपको याद रखना है कि जब निचली अर्ध में बाई हमेशा अपर हाफ से एक ज़्यादा होती है जब विषम संख्याएं होती हैं। तो निचले अर्ध में जो बाई की संख्या है वो एक ज़्यादा होगी विषम संख्याओं में, तो यहाँ पे भी प्लस का फॉर्मूला लगेगा। तो NB+1/2 इज द राइट आंसर, ये सही आंसर होगा। विच इज द नेम ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटी कॉज ड्यू टू इंक्रीज इन द कर्व एट लुम्बर रीजन? तो लुम्बर रीजन में कौन सा, जो लुम्बर रीजन है उसमें कौन सा कर्व बढ़ने पे कौन सी डिजीज होती है? तो उसका राइट आंसर है लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस जो हमेशा है वो लुम्बर रीजन में होता है। इसका दूसरा नाम है स्वे बैक, खाली हो जाना, बैक का खाली हो जाना। विच टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट द फंक्शनल एबिलिटी अमंग अस सीनियर सिटीजन? कौन सा ऐसा टेस्ट है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, कौन सा ऐसा टेस्ट है जो सीनियर सिटीजन, जो वरिष्ठ नागरिक है, उनकी जो कार्य प्रणाली है, उनको कार्य क्षमता है, उनको दर्शाता है? तो यहाँ पे ये आंसर होगा रिकली एंड जॉन्स। व्हाट इज द टेस्ट ड्यूरेशन फॉर द आर्म कर्ल टेस्ट? ठीक है, तो आर्म कर्ल टेस्ट क्या है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक टेस्ट है जिसका कि
राइट आंसर है 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स इज द राइट आंसर। और इसमें जो मेंस के लिए है वो 8 पाउंड का वेट होता है डंबल्स का, और 5 पाउंड का वेट है, 5 पाउंड का वेट है महिलाओं के लिए। विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी हैज कॉन्वेक्सिटीज राइट और लेफ्ट? तो इसका आंसर है जो राइट और लेफ्ट को टिल्ट हो जाती है जो स्पाइन है, तो उसका आंसर है स्कोलियोसिस। जो याद रखना है आपको। विच मोटर स्किल इज इन्वॉल्व इन स्मैशिंग वॉलीबॉल? इसमें ग्रॉस मोटर स्किल इज द राइट आंसर, क्योंकि जो वॉलीबॉल है वो एक बिग मसल एक्टिविटीज है, तो जो स्मैशिंग है उसमें क्या होगा, ग्रॉस मोटर स्किल्स होंगी। हु गेव लॉ ऑफ मोशन? लॉ ऑफ मोशन जो गति के नियम है वो किसने दिए थे? तो ये आपको पता है, गति के जो नियम है वो न्यूटन ने दिए थे। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक विच काइंड ऑफ फिटनेस? जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है जो लूसियन ब्रूहा ने 1943 में बनाया था, तो वो क्या चेक करता है, कौन सी एबिलिटी को चेक करता है? तो वो है कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी। यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर है तो आपको राइट आंसर है कार्डियोवास्कुलर। विच फिक्सर इज ऑल्सो नोन एज बार्जा सिस्टम? तो बार्जा सिस्टम क्या है? वो दूसरा नाम है राउंड रॉबिन, और राउंड रॉबिन का दूसरा नाम है लीग टूर्नामेंट। तो ये आपको याद रखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी? जो स्पाइन जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उससे हट के जो यहाँ पे एक डिफॉर्मिटी है तो वो है फ्लैट फुट, जो कि पैर में होता है, स्पाइन में नहीं। What according to you is the main cause for night blindness? तो नाइट ब्लाइंडनेस जो रतौंधी होता है उसके लिए मेन कारण जो है वो है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आपको या किसी भी व्यक्ति को रतौंधी होने के चांसेस होते हैं। Which law among us the given ones is known as the first law of motion? कौन सा गति का प्रथम नियम कहलाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको हिंदी में कहते हैं जड़त्व का नियम। What is the ratio of carbon, hydrogen and oxygen in carbohydrate? तो इसका है C6H12O6। तो यहाँ पे क्या है 1:2:1 is the right answer. The formula for determining the number of rounds in a single league fixture when the number of teams is even. जब भी सम संख्या में टीमें होंगी तो जो सिंगल लीग टूर्नामेंट है उसमें जो राउंड्स की संख्या होगी, जो चरणों की संख्या होगी, वो n-1 होती है। मतलब अगर 6 टीमें हैं आपको दी हुई लीग टूर्नामेंट में, तो वहां पे राउंड होंगे 5 और मैचेस होंगे 15। Which postural deformity is related to posterior curve of the spine? Posterior का मतलब होता है पिछला भाग, और पिछले भाग में रीढ़ की हड्डी का जो पिछला भाग है उसमें जो कर्व होता है, अगर वो ज्यादा है तो वो आपका कहलाता है काइफोसिस। ये आपको याद रखना है। Which movement is caused by moving a body part away from the midline of the body? जब भी मिड लाइन से, जो भी बॉडी की मिड लाइन है उससे जब बॉडी पार्ट्स दूर जाते हैं तो उसको कहते हैं अबडक्शन, और जब मिड लाइन के पास में बॉडी पार्ट्स आते हैं तो उसको कहते हैं एडक्शन, ऐड करना। इसके बाद में सेक्शन भी स्टार्ट होता है एप्लीकेशन प्लस हॉट। तो यहाँ पे क्या है, आपको एक डायग्राम दे रखा है, नेम द कंपोनेंट व्हिच इज मेजर्ड बाय दिस टेस्ट। तो ये टेस्ट है सिट एंड रीच टेस्ट, जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी है, जो लचीलापन है शरीर का, जो बैक का, वो मेजर किया जाता है, मापा जाता है। विच एक्सरसाइज शुड बी डन टू क्योर दिस डिफॉर्मिटी? तो ये डिफॉर्मिटी है वो फ्लैट फुट की है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे क्या है, स्किपिंग भी इसमें हेल्पफुल होती है, वॉकिंग ऑन हील्स भी इसमें क्या है करेक्टिव मेजर्स हैं, मतलब हील के बल चलना, आप एड़ियों के बल चलना और रस्सी कूद करना हेल्पफुल होता है। तो राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ फिटनेस विच इज टेस्टेड थ्रू द एक्सरसाइज। तो ये जो एक्सरसाइज आपको दिख रही है वो एक्सरसाइज है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में क्या है, जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ होती है, क्विक मूवमेंट करना पड़ता है एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में स्ट्रेंथ के साथ में। तो जो स्ट्रेंथ का टाइप है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, जिसको कि पावर भी कहते हैं, और इसको दूसरा नाम है स्पीड इनटू स्ट्रेंथ इक्वल टू एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, विस्फोटक शक्ति। तो जो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, जो खड़ी लंबी कूद है, वो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को, जो विस्फोटक शक्ति है, उसको मेजर करती है।
हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इफ देयर आर 22 टीम्स फॉर द नॉकआउट फिक्चर। कितने मैचेस होंगे अगर हमारे पास में 22 टीम है नॉकआउट फिक्चर के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला है वो है n-1, तो 21 यहाँ पे राइट आंसर होगा। हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इफ देयर आर 8 टीम्स इन लीग टूर्नामेंट। तो यहाँ पे क्या है, अगर लीग टूर्नामेंट है और 8 टीमें हैं तो यहाँ पे जो बाई होगी वो 0 होंगी। विषम संख्या में एक बाई होती है लीग टूर्नामेंट। हलासना इज यूज्ड फॉर क्योरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉर्मिटी। जो हलासना है वो किसके लिए कारगर है? काइफोसिस के लिए, स्कोलियोसिस के लिए, लॉर्डोसिस के लिए और फ्लैट फुट के लिए। तो जो राइट आंसर है वो लॉर्डोसिस के लिए, जो कि लुम्बार रीजन में होता है, जिसका दूसरा नाम स्वेबैक है। मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्या है, आपको केमिकल नेम्स दे रखे हैं विटामिन के। विटामिन B12, तो ये आपको याद होना चाहिए कि साइनोकोबालामिन इसका नाम है। तो विटामिन B12 होता है साइनोकोबालामिन या कोबालामिन। विटामिन B3 है, उसका नाम है नियासिन। विटामिन B7 है, उसके लिए कहते हैं बायोटीन। और विटामिन B1 है, उसके लिए है थियामिन। तो ये राइट आंसर होगा आपका। ये आप मैच कर सकते हैं, यहाँ पे ABCD थोड़ा सा नहीं दिया है, और जो इसका राइट आंसर है वो होगा आपका 31 का A। 32 में चलते हैं। 32 में आपको सबसे पहले फिर से दिया गया है सिट एंड रीच टेस्ट, दूसरा है सिटअप्स, और इसके बाद में मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स। ये आपको दिख रहा है मॉडिफाइड पुशअप्स हैं, और फिर से आपके पास में दिख रहा है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। तो जो सिटअप्स होते हैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसे, तो ये क्या है, जो बैक की फ्लेक्सिबिलिटी है इसको मेजर करता है। तो ये आ जाएगा लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, सिट एंड रीच टेस्ट। जो सिटअप्स हैं यहाँ पे वजन पड़ता है पेट में, एब्डोमेन में, तो एब्डोमिनल स्ट्रेंथ के लिए आएगा सिटअप्स। उसके बाद में जो मॉडिफाइड पुशअप्स हैं वो हैं अब आर्म के लिए। जो आर्म है यहाँ पे, ये आर्म है, इसके लिए काम आता है, तो अपर बॉडी स्ट्रेंथ इससे मेजर की जाती है। और लास्ट वन है फिर से स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, जिसमें इससे पहले एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ आंसर था। तो लोअर बॉडी जो निचला भाग है बॉडी का, उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं स्टैंडिंग ब्रॉड जंप से। तो यहाँ पे जो आंसर है वो होगा 32 का B। यहाँ पे आपको कुछ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज दी गई है। ये नॉक नी है, ये बो लेग है, ये लॉर्डोसिस है, और लास्ट वन है आपके पास में स्कोलियोसिस। तो ये आपको यह पता होना चाहिए कि इनके करेक्टिव मेजर्स क्या है, रिमेडियल्स एक्टिविटीज क्या है। तो जो नॉक नी है, घुटनों का आपस में टकराना है, उसके लिए जो हॉर्स राइडिंग है वो बेहतर मानी जाती है, क्योंकि हॉर्स राइडिंग में घुटने आपस में जुड़े नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसलिए ये फायदेमंद है। बो लेग में जो आंसर होगा वो होगा गरुड़ासन। यहाँ पे आपको दिख पा रहा है गरुड़ासन इज द राइट आंसर फॉर बो लेग, जो भी मुड़े हुए घुमावदार पैर हैं उसके लिए। ये लॉर्डोसिस है, इसके लिए जो आंसर है वो है हलासन, ये हमने अभी पढ़ा था। और जो लास्ट वन है स्कोलियोसिस, क्योंकि इसमें राइट और लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो रखी है, उसके लिए त्रिकोणासन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन चलते हैं, मैच द फॉलोइंग, मैच द मोमेंट्स। कौन कौन से मोमेंट्स हैं ये, कौन कौन से गतियां होती हैं शरीर में। तो देखिए कि ये आर्म जो है ये अभी स्ट्रेट है, अवे फ्रॉम द बॉडी है, ये नीचे की तरफ एरो किया गया है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो नीचे की तरफ जाने का मतलब है कि बॉडी पार्ट के पास में आ रहा है, इट इज अडक्शन, इट इज अडक्शन, ओके, इट इज अडक्शन। उसके बाद में क्या है, बॉडी पार्ट जो है वो दूर जा रहे हैं बॉडी से, ये एरो देखिए आप ऊपर की तरफ जा रहा है, इट इज अबडक्शन, अबडक्शन, दूर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, जो एल्बो है वो खुल रहा है, ये एरो मार्क डिनोट कर रहा है कि ये जो एंगल है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी एंगल जो है वो इंक्रीज होता है तो वो एक्सटेंशन कहलाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो एल्बो है ये पहले ऐसे थी, और ये एरो मार्क इधर के लिए डिनोट हो रहा है, मतलब जो एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है, ये एंगल जो है इनके बीच में ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये कहलाता है फ्लेक्शन, संकुचन। ठीक है, फ्लेक्शन को कहते हैं संकुचन, एक्सटेंशन को कहते हैं विस्तारण,
अबडक्शन को कहते हैं अपवर्तन और अडक्शन को कहते हैं अभिवर्तन। क्वेश्चन 35 देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन फॉर्म्स न्यू टिश्यूज, ये सही है। प्रोटीन क्या करता है? नए टिश्यूज, नई सेल्स को क्या करता है? फॉर्म करता है। प्रोटीन रेगुलेट्स द बैलेंस ऑफ वाटर एंड एसिड, तो ये भी सही आंसर है। प्रोटीन हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है प्रोटीन, ये भी सही आंसर है। प्रोटीन मेक्स एंटीबॉडीज, ये भी सही आंसर है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोटीन, कौन सा स्टेटमेंट निम्न में से ऐसा है जो प्रोटीन के बारे में सच नहीं है, सत्य नहीं है। तो जो चारों स्टेटमेंट दे रखे हैं सैंपल पेपर में, ये चारों स्टेटमेंट सही हैं। इस क्वेश्चन को डाउटफुल में रखते हैं। क्वेश्चन 36, हाउ मेनी राउंड्स विल बी प्लेड इफ द नंबर ऑफ टीम्स आर 29 इन द नॉकआउट फिक्चर। कितने राउंड होंगे नॉकआउट फिक्चर में अगर 29 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, प्रतिभाग कर रही हैं। तो ये हमको पता है कि 29 टीमें हैं, तो बाई निकालने का तरीका क्या है कि हमें 2, 4, 8, 16, 32, तो 32 वाली टीम देनी पड़ेगी। तो हमको गिनना है कि 2, 4, 8, 16, 32, जो कि 5वें नंबर पे आता है 32 नंबर, तो इसका राइट आंसर होगा 5। क्वेश्चन 37, आइडेंटिफाई द ऑड वन। इनमें से विषम को चुनना है जो हमको इमेज दे रखी है। तो ये क्या है? ये वरिष्ठ नागरिक टेस्ट है जिसमें कि ये बैक स्क्रैच टेस्ट है। ये क्या है? आर्म कर्ल टेस्ट है जिसमें डंबल को ऊपर लेके जाते हैं 30 सेकंड के लिए, 30 सेकंड में एक्टिविटी करनी होती है। ये क्या है? ये फुट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है, मतलब लोअर बॉडी के लिए है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी की जो एबिलिटी है उसको चेक करता है वरिष्ठ नागरिक में। और जो ये लास्ट वन है, ये कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस या फिटनेस को एफिशिएंसी को मेजर करता है। तो ये तीनों क्या है? वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण है। जबकि इनमें से ये तीनों क्या है? वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण है, जबकि ये हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का पार्ट है। तो जो फोर्थ वन है वो राइट आंसर है। तो यहाँ पे 4 को हम ए को हम राइट करेंगे। क्वेश्चन 38, असर्शन, यूनिसेफ सेज दैट वाटर इज नॉट इंक्लूडेड इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो वाटर क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में नहीं इंक्लूड किया गया है यूनिसेफ के द्वारा। मैक्रो का मतलब होता है बृहद, न्यूट्रिएंट्स में, बृहद पोषक तत्व में वाटर को इंक्लूड नहीं किया है। बट यूएसडीए इंक्लूड्स इट एज पार्ट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। लेकिन यूएसडीए ने बृहद पोषक तत्व के रूप में पानी को, जल को शामिल किया है, सम्मिलित किया है। तो इसके पीछे रीजन पढ़ते हैं। वाटर मस्ट बी टेकन इन लार्ज क्वांटिटीज, देयरफॉर इट कैन बी कंसीडर्ड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट। रीजन जो है कि पानी जो है, जल जो है, वो लार्ज क्वांटिटी में यूज किया जाता है बॉडी के द्वारा, या हम पीते हैं इसे, एक्वायर्ड करते हैं, अर्जित करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये स्टेटमेंट हमको बतानी है कि ये सही है कि नहीं है। फिर से मैं दोहरा देता हूँ। यूनिसेफ कहते हैं, यूनिसेफ के द्वारा जल को बृहद पोषक तत्वों में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन यूएसडीए ने वाटर को, जल को बृहद पोषक तत्व में शामिल किया है, क्योंकि पानी, जल हमारी बॉडी द्वारा लार्ज क्वांटिटी, एक लार्ज अमाउंट में, बड़ी अमाउंट में कंसीडर टेक किया जाता है और अर्जित किया जाता है, इसलिए इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, बृहद पोषक तत्व में रखा गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ए स्टेटमेंट क्या कहती है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये गलत होगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, लेकिन दोनों सही हैं इसमें। राइट आंसर जो होगा वो होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये जो आंसर है ये सही होगा, क्योंकि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है पहले स्टेटमेंट का। नेक्स्ट वन है 39 क्वेश्चन, असर्शन, फिजिकल एक्टिविटीज एज करेक्टिव मेजर्स आर वेरी इफेक्टिव इन फंक्शनल डिफॉर्मिटी इन कंपैरिजन टू स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी। यहाँ पे कहा गया कि फिजिकल एक्टिविटीज एज करेक्टिव मेजर्स, जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं, जो शारीरिक गतिविधियां हैं, करेक्टिव मेजर्स के रूप में इफेक्टिव हैं, प्रभावशाली हैं फंक्शनल डिफॉर्मिटी में इन कंपैरिजन टू स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी। जो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी होती है उसके कंपैरिजन में फंक्शनल डिफॉर्मिटी में जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो हेल्पफुल होती हैं। तो ये आंसर भी सही है।
रीजन क्या है? मसल्स एंड लिगामेंट आर अफेक्टेड इन फंक्शनल डिफॉर्मिटी। जो फंक्शनल डिफॉर्मिटी होती है वो क्या है, उसमें ये कहता है कि मांसपेशियां और जो लिगामेंट्स हैं वो प्रभावित होते हैं। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये गलत होगा। ये जो राइट आंसर है वो होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट वन चलते हैं, आइडेंटिफाई द मोमेंट। ये देखिए यहाँ पे पूरा रोटेशन हो रहा है एक तरीके से, तो 360 डिग्री जब भी आर्म घूमता है, एक तरीके से सर्कुलेट करता है, तो वो कहलाता है सरकमडक्शन। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी आर्म 360 डिग्री घूमेगा तो वो कहलाता है सरकमडक्शन, और जब 180 डिग्री घूमेगा तो वो कहलाता है रोटेशन। फाइन, तो ये याद रखना है आपको। ये 360 डिग्री पूरा रोटेट हो रहा है इस तरीके से, तो ये कहलाएगा सरकमडक्शन। 41 क्वेश्चंस पे चलते हैं। व्हाट विल द फिटनेस इंडेक्स स्कोर ऑफ अ गर्ल इफ द टेस्ट ड्यूरेशन वाज 300 सेकंड एंड द पल्स काउंट 1 मिनट टू 1.5 मिनट्स वाज 80? तो इसका जो है, इसका जो आंसर है वो कैसे निकलेगा? ये आपको शॉर्ट टर्म फिजिकल फिटनेस इंडेक्स पढ़ना पड़ेगा जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का है। तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र है वो होता है 100 इंटू 300। जो 5 मिनट का जो ड्यूरेशन है इसको हम सेकंड में काउंट कर लेते हैं। इन्होंने पहले से यहाँ पे 300 सेकंड दिए हैं, तो इसका फॉर्मूला है 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू 80। 5.5 गुणा गए जो पल्स रेट है 1 से 1.5 मिनट के बीच की। तो यहाँ पे ये निकल के आएगा 100 गुणा गए 300 बटे 5.5 गुणा गए 80, 3000 बटे 440। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 68.1। तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैच द फॉलोइंग। टेक्निकल कमेटी क्या करती है? टेक्निकल कमेटी क्या करती है? रिसॉल्व डिस्प्यूट्स। जो भी डिस्प्यूट होते हैं, जो तकनीकी समिति है वो जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे उनको सॉल्व करेगी। फाइनेंस जो कमेटी है वो डील करती है मनी एंड एक्सपेंडिचर को। जो ट्रांसपोर्ट कमेटी है वो डील करती है प्रोवाइड शिफ्टिंग फैसिलिटी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने वाली जो व्यवस्था देखती है वो ट्रांसपोर्ट परिवहन समिति देखती है। फर्स्ट एड कमेटी वो देखती है आपकी मेडिकल फैसिलिटी। जो फर्स्ट एड है, जो प्राथमिक चिकित्सा है, वो क्या देखेगी? मेडिकल फैसिलिटी देखेगी। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 मैच द फॉलोइंग विटामिन्स विद द डिजीज कॉज्ड ड्यू टू देयर डेफिशिएंसी। तो ये आपको मिलाना है, मैच करना है। विटामिन ए, विटामिन ए की वजह से क्या होता है, या विटामिन ए की कमी की वजह से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा विटामिन ए का नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी का है बेरी बेरी। विटामिन सी का है स्कर्वी। विटामिन डी का है रिकेट्स। तो जो आंसर है इसका 43 का, वो आंसर होगा आपका बी। ये आपको कैसे मैच करने हैं ये देखना है। ए रिकेट्स ये किसका है? ये रिकेट्स होता है विटामिन डी से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए बी सी डी। ठीक है, इस तरीके से। थोड़ा ये इनकम्प्लीट है क्वेश्चन पेपर, लेकिन हमको फिर भी आंसर्स पता होने चाहिए। स्टार्टिंग अ थ्रोइंग इवेंट इन एथलेटिक्स इन एन एग्जाम्पल ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन। जब भी हम कोई एथलेटिक इवेंट स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं, तो उसमें न्यूटन का गति का कौन सा नियम लागू होता है? तो उसमें क्या है? इनर्शिया ब्रेक हो रही है। जब भी हम स्टार्ट करेंगे इट मीन्स हम स्टैंडिंग पोज में थे, स्टैंडिंग पोजीशन में थे, हम रुके हुए थे, और जैसे हम चलना स्टार्ट करेंगे तो इनर्शिया ब्रेक होगी। तो लॉ, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, वो यहाँ पे जो गति का पहला नियम है वो लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 45 असर्शन है अ चेंज इन द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। इनका कथन है
ये जो गति का दूसरा नियम है, संवेग का नियम कहते हैं इसे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि अ चेंज इन द एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन में चेंज हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली किसके पक्ष में होता है, फोर्स प्रोड्यूसिंग, जो भी फोर्स हमने उस वस्तु पर लगाया है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, उसके द्रव्यमान के विपरीत होता है एक तरीके से, और उसके जो फोर्स लगाया गया है उसके सापेक्ष होता है। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि जितनी भारी वस्तु होगी हमको उस पे उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जितनी हल्की वस्तु होगी उस पे कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो रीजन है वो क्या कहता है, लाइटर मास विल ट्रेवल एट फास्टर स्पीड, मतलब जो कम भारी वस्तु है वो तेजी से ट्रेवल करती है, तेजी से गति करती है। तो ये सही है। अगर हम यहाँ पे बात करें, हमारे पास में एक लोहे का बॉल है जो कि शॉर्टपट हम ले सकते हैं, जो 4 किलो और 7.26 केजी का होता है मेंस के लिए। हम उसको फेंकते हैं 5 न्यूटन के बल से, और हम एक टेबल टेनिस की बॉल है उसको फेंकते हैं 5 न्यूटन के बल से। तो कौन ज्यादा तेजी से जाएगा, वो टेबल टेनिस की बॉल ज्यादा तेजी से जाएगी, क्योंकि उसका लाइटर मास है, कम द्रव्यमान है, कम भारी है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट होगी वो ट्रू होगी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये राइट आंसर होगा यहाँ पे बी वाला। आइडेंटिफाई विच ऑफ दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। तो कौन सा इनमें से जो योजना है उसका उद्देश्य नहीं है। पहला पढ़ते हैं, इनहेंस क्रिएटिविटी। इनहेंस क्रिएटिविटी का मतलब है कि जो भी क्रिएटिविटी है आप में उसको बढ़ाता है। तो ये सही है कि प्लानिंग योजना इनहेंस क्रिएटिविटी करता है। इंक्रीज एफिशिएंसी, बिल्कुल एफिशिएंसी जो भी वर्क को करने की एफिशिएंसी होती है उसको इंक्रीज करता है, बढ़ाता है प्लानिंग योजना। रिड्यूस चांसेस ऑफ मिस्टेक्स, जो भी गलतियां होने के जो चांसेस हैं, जो हमारे विकल्प हैं एक तरीके से, वो कम करता है, बिल्कुल करता है योजना। लास्ट वन है फैसिलिटेट पुअर कोऑर्डिनेशन। तो इसका हिंदी अर्थ है कि पुअर कोऑर्डिनेशन, जो भी तालमेल है उसको कम करता है। तो ये क्या है, प्लानिंग का एक पार्ट नहीं है, जबकि ये क्या है, फैसिलिटेट गुड कोऑर्डिनेशन। तो जो आंसर होगा, जो योजना नहीं करती है वो है पुअर कोऑर्डिनेशन, फैसिलिटेट पुअर कोऑर्डिनेशन। ओके, क्वेश्चन 47। ये आपके पास में एक डायग्राम दिया गया है जो कि हर एक 5 यार्ड के बाद में हमने मार्किंग कर रखी होती है। तो ये टेस्ट आपको पता होना चाहिए। ये जो टेस्ट है ये सीनियर रिकली एंड जोन्स टेस्ट है, सीनियर सिटीजन के लिए होता है। सीनियर सिटीजन वो लोग होते हैं जो 60 साल से ऊपर के हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो आंसर होगा वो 6 मिनट वॉक होगा, 6 मिनट की पैदल चाल जो है वो आंसर होगा। Calculate the BMI of a girl and identify the category if her weight is 68 kg and height is 161 सेंटीमीटर। हमको एक बच्ची है, एक बालिका है, उसका BMI कैलकुलेट करना है, जिसका वजन 68 केजी है और जिसकी हाइट 161 सेंटीमीटर है। तो जो BMI कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो है वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर इनटू स्क्वायर। ठीक है, हाइट इन मीटर स्क्वायर। आप 2 बार भी हाइट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा 68 डिवाइडेड बाय 1.61 इंटू 1.61, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 26.25, और 26 जो 26.25 है वो कैटेगरी आती है ओवरवेट की। तो आप ये बीएमआई को अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। 49th क्वेश्चन चलते हैं, जो कि सेक्शन सी है, केस स्टडीज हैं। बिलो गिवन इज द बीएमआई डेटा ऑफ अ स्कूल हेल्थ चेकअप। क्या है, ये हेल्थ चेकअप का एक बीएमआई डेटा है किसी स्कूल का। इसमें क्वेश्चंस आपको पूछते हैं, इन विच कैटेगरी डज द मेजर स्टूडेंट्स पॉपुलेशन फॉल इनटू। तो जो मेजर पॉपुलेशन है वो आपको दिख रही है कि ये एक तरीके से बनाया गया है। तो इतना जो पार्ट है ये पूरा जो ये मेजर पॉपुलेशन है उसकी है, और आपको देखना है कि जो ये मेजर पॉपुलेशन है वो ये है, फाइन। क्योंकि जो ये वाला है वो ये है, जो ये ब्लैक डॉटेड है वो ये है,
ये है, और जो ये वर्टिकल लाइंस हैं वो ये दिख रही है हमें। तो मेजर क्या है, ये वाला। तो यहाँ पे क्या है 18.5 टू 24.9, ये हमको पता होना चाहिए कि ये नॉर्मल वेट होता है। तो जो इसका आंसर होगा, ये नॉर्मल वेट ऊपर होना चाहिए था बी में, तो हम नॉर्मल वेट को आंसर कर लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 50, मिस्टर लक्ष्मण जो कि 65 साल के हैं, वर्क एज अ सिविल इंजीनियर, जो कि सिविल इंजीनियर के तौर पे काम करते हैं किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में। ही हैड टू वॉक एंड क्लाइम अ लॉट एज पार्ट ऑफ हिज जॉब। उनको क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है और सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। आफ्टर रिटायरमेंट, जब वो रिटायर कर गए, ही सेटल्ड विद हिज सन एंड स्पेंड टाइम विद हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। वो अपने पुत्र के साथ में सेटल हो गए, रहने लगे, और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन जो उनका पोता था उसके साथ में रहने लगे। नाउ अडेज ही इज एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टी इन डूइंग सर्टेन कोर्स विद इन्वॉल्व। उनको जो भी फिजिकल मूवमेंट है उनको करने में कोई दिक्कत आ रही है। तो उनके लिए जो ये टेस्ट है यहाँ पे वो क्या है, 8 फीट अप एंड गो टेस्ट है। तो ये क्या है, एजिलिटी के लिए होता है। तो इसका आंसर होगा एजिलिटी। क्वेश्चन 51, यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है आपको। फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑफ एबीसी स्कूल वाज टीचिंग द स्टूडेंट अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। एक फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, वो किसी एबीसी नाम के स्कूल में न्यूटन के गति के नियम पढ़ा रहे हैं। While explaining, he showed the student this picture and tried to explain how there is a difference in the speed of an object due to their weight. Can you name the law? ये इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। जब वो न्यूटन के ये पिक्चर देख के जब वो न्यूटन के लॉज को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इस नियम से जो बॉल का स्पीड है ऑब्जेक्ट ड्यू टू दियर वेट, जो भी उनके जो उस ऑब्जेक्ट का वेट के कारण जो स्पीड है वो उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैन यू नेम द लॉ, कौन सा नियम होगा, तो वो होगा न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जो इससे पहले भी क्वेश्चन आया था कि जो लाइटर वेट की चीजें हैं, वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो ज्यादा फास्ट मूवमेंट करती है या फेंकने पे, बल लगाने पे ज्यादा तेजी से जाती है, और जो भारी वस्तुएं हैं वो कम तेजी से जाएंगी। क्वेश्चन 52, जतिन इज अ वेट लिफ्टर इन द 96 kg कैटेगरी। जतिन नाम का व्यक्ति है, वो क्या है, वेट लिफ्टर है 96 kg कैटेगरी में। ही हैज टू पार्टिसिपेट इन अ वेट लिफ्टिंग कंपटीशन। उसको एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, कंपटीशन नेक्स्ट वीक, फॉर विच ही इज टेकिंग गुड केयर ऑफ हिज प्रैक्टिस एंड डाइट। और वो अपनी डाइट और प्रैक्टिस का क्या रख रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। He has included all the essential nutrients in his diet. वो क्या कर रहे हैं, जितने भी आवश्यक पोषक तत्व हैं उनको अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं। Based on this case, answer the following question. इसके बेसिस पे, इसके आधार पर हमको निम्नलिखित क्वेश्चंस का आंसर देना है, प्रश्न का आंसर देना है। What do you think would be the most important component of Jatin's diet? ये पूछ रहे हैं कि जतिन की डाइट का जो आहार है उसका जो मेन कंपोनेंट है, जो मेन अंग है, मुख्य अंग है, वो कौन सा है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल। तो यहाँ पे जब भी आप स्ट्रेंथ को लेके काम करते हैं तो उसमें बच्चों प्रोटीन काम आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोटीन। क्वेश्चन 53, रोहन एंड सतीश ऑर्गेनाइज्ड अ वॉलीबॉल टूर्नामेंट ऑन नॉकआउट बेसिस। They found that the spectators were losing interest in the tournament because two good teams were out of the tournament as they were defeated in the beginning. सतीश और रोहन नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने वॉलीबॉल टूर्नामेंट का नॉकआउट बेसिस पे क्या करना है, आयोजन करना है। और वो पाते हैं कि अगर दो टीमें अच्छी बाहर हो गई टूर्नामेंट से तो जो स्पेक्टेटर्स हैं वो अपना इंटरेस्ट खो देंगे मैच देखने में। तो उन इस बेसिस पे हमको क्या करना है, एक डिसीजन लेना है। विच प्रोविजन कुड हैव अवॉइडेड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। जो स्पेक्टेटर्स अपना इंटरेस्ट ना खोएं, अपना रुचि ना खोएं टूर्नामेंट को देखने के लिए, तो सतीश और रोहन को ऐसे कौन से स्टेप लेने हैं। तो रोहन और सतीश को जो अच्छी दो टीमें हैं उनको देनी है सीडिंग। ओके, सीडिंग क्या होती है,
सीडिंग एक एडवांटेज है जो कि प्रीवियस ईयर के टूर्नामेंट के बेसिस पर जो टॉप 4 टीम्स होती हैं या जो टॉप 2 टीम्स होती हैं उनको वरीयता दी जाती है, प्रेफरेंस दिया जाता है, उसको कहते हैं सीडिंग। क्वेश्चन नंबर 54, सैंडी इज डायग्नोस्ड विद पोस्चरल एडेप्टेशन ऑफ द स्पाइन इन लैटरल डायरेक्शन। जो सैंडी नाम का व्यक्ति है वो डायग्नोस किया गया है, उसकी जांच की गई है, पोस्चरल एडेप्टेशन उसको हो चुका है, कौन सा, स्पाइन इन लैटरल डायरेक्शन मतलब साइडवर्ड, लैटरल का मतलब होता है साइड। द कर्व इज आइडेंटिफाइड एज कॉन्वेक्सिटी राइट, मतलब वो कॉन्वेक्सिटी राइट की तरफ को क्या है वो बढ़ गई है, मतलब जो उभार है एक तरीके से उसके स्पाइन का राइट की साइड को आ गया है। इट हैपन ड्यू टू सैंडीज अंडर डेवलप्ड लेग्स एंड कैरिंग हैवी लोड्स ऑन वन साइड। जो उसके अंडर डेवलप्ड लेग थी, मतलब जो पूर्ण विकसित नहीं थी पैर, जो भी लेग, और जो हैवी वेट वो कैरी करता था एक साइड को, इसकी वजह से जो उसको पोस्चरल डिफॉर्मिटी हुई है, तो हमें उसको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा स्कोलियोसिस। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। मोटर डेवलपमेंट ओनली हैपन्स व्हेन द चाइल्ड इज बायोलॉजिकली एंड मेंटली रेडी फॉर इट। मोटर डेवलपमेंट refers to the development of movement and various motor abilities from birth till death. It is the ability to move around and manipulate his/her environment. The first stage is marked by extremely rapid growth and development, as is the second stage. By the age of 2 years, this development has begun to level off somewhat. The final stage does not have any marked new development. Rather, it is characterized by the mastering and development of the skills achieved in the first 2 stages. Which factor affecting motor development? यहाँ पे ये पूरी जो लंबी चौड़ी कहानी कही गई है, ये कही गई है कि जब भी व्यक्ति है उसमें जो रैपिड ग्रोथ होती है और जब नहीं होती है, तो उस स्टेजेस में कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, एक तो है जो मोटर अफेक्टिंग फैक्टर्स, जो अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट हैं, वो हैं बायोलॉजिकल हो सकते हैं जिसको हेरिडिटी कहते हैं, एनवायरमेंटल हो सकते हैं, पर्यावरणीय हो सकते हैं, न्यूट्रिशनल हो सकते हैं, पोषण से रिलेटेड हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटी से, अवसर से रिलेटेड हो सकते हैं, ओबेसिटी मोटापे से रिलेटेड हो सकते हैं, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं, और फिजिकल एक्टिविटीज हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो है बोथ ए एंड बी। 56 क्वेश्चन है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द एरोबिक फिटनेस टेस्ट। जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है उसको एरोबिक फिटनेस टेस्ट भी कहा जाता है। इट वॉज डेवलप्ड बाय ब्रूहा, इनका पूरा नाम है लूसियन ब्रूहा, एंड अदर्स इन 1943 में ये डेवलप किया गया था ब्रूहा द्वारा। इट इज यूज्ड टू मेजर एरोबिक फिटनेस बाय चेकिंग द रिकवरी रेट। ठीक है, तो ये रिकवरी रेट को चेक करके क्या होता है, इसमें एरोबिक फिटनेस को जांचा जाता है, मेजर किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, फ्यू स्टूडेंट वर आस्क्ड टू कंडक्ट हार्वर्ड स्टेप टेस्ट फॉर देयर क्लासमेट। वो कुछ स्टूडेंट हैं जो कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट क्या करना चाहते हैं, कंडक्ट करना चाहते हैं अपने क्लासमेट के लिए, एंड दे वर आस्क्ड टू नोट डाउन द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ देयर एरोबिक कैपेसिटी। और वो उनके बारे में कंप्लीट डिटेल लिखना चाहते हैं एरोबिक कैपेसिटी की। फॉर कंडक्टिंग टेस्ट दे रिक्वायर्ड अ बेंच सेपरेट फॉर बॉयज 20 इंचेस। इसमें याद रखिएगा जो बॉयज के लिए बेंच की हाइट होती है वो 20 इंच की होती है, जो गर्ल्स के लिए बेंच की हाइट होती है वो 16 इंच की होती है। विद वन स्टॉप वॉच, एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए तभी आप मेजर कर पाएंगे टाइम को। टू नोट डाउन द टाइमिंग एंड देयर रिकवरी रेट, नोट डाउन करने के लिए क्या, टाइमिंग और रिकवरी रेट को। तो यहाँ पे आपसे पूछते हैं, हाउ मेनी टाइम्स इन द रीडिंग टेकन फॉर कैलकुलेटिंग अ लॉन्ग टर्म फिटनेस। तो ये आपको याद रखना है, जो हमने इससे पहले सॉल्व किया था क्वेश्चन वो था शॉर्ट टर्म का, इसमें कहता है लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में आप हमेशा याद रखिएगा कि 3 बार क्या होती है, पल्स रेट को लिया जाता है, और जो शॉर्ट टर्म है उसमें एक बार ही पल्स रेट को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है या लिया जाता है। तो 57 क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं। ऋषि हु वाज स्टडीइंग इन क्लास 12 इज अ साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट। ऋषि नाम का एक बच्चा है, वो क्लास 12 का है,
जो कि साइंस स्ट्रीम रखता है, साइंस सब्जेक्ट रखता है, ड्यूरिंग हिज फिजिकल एजुकेशन क्लास ही गॉट कंफ्यूज्ड हाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर यूजफुल इन स्पोर्ट्स। वो कंफ्यूज हो जाता है फिजिकल एजुकेशन की क्लास में कि न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन जो हैं वो कैसे काम करते हैं स्पोर्ट्स में, एंड हाउ दे कैन बी अप्लाइड इन स्पोर्ट्स, और वो कैसे काम करते हैं, कैसे यूज होते हैं, कैसे अप्लाई होते हैं स्पोर्ट्स में। बट हिज टीचर एक्सप्लेन दीज लॉज विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम स्पोर्ट्स विच प्रोवाइडेड टू वेरी हेल्पफुल फॉर हिम। तो वो जो फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं उनके, वो क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देके उन्हें समझाते हैं। स्विमिंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन, तो जो तैराकी है वो कौन से जो गति का नियम है उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट उदाहरण है, तो वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। एक तो लॉ ऑफ इनर्शिया हो गई, क्योंकि जब भी इनर्शिया ब्रेक होगा, जब भी कोई स्टार्ट करेगा कोई भी गतिविधि को, तो लॉ ऑफ इनर्शिया लगेगा। और एक है लॉ ऑफ रिएक्शन। लॉ ऑफ रिएक्शन क्या है कि जितनी तेजी से आप पानी को पीछे की ओर धकेलोगे उतनी तेजी से आप आगे की ओर बढ़ोगे। तो यहाँ पे क्या है, बोथ ए एंड सी इज द राइट आंसर। ओके। 58 पोस्चर प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन आवर डेली एक्टिविटीज। जो पोस्चर होता है किसी भी व्यक्ति का, वो बहुत ही अहम किरदार निभाता है डेली एक्टिविटीज के लिए, डेली रोजमर्रा की जो गतिविधियां उसमें। करेक्ट पोस्चर मीन्स द बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी इन एक्यूरेट एंड प्रॉपर मैनर। जो करेक्ट पोस्चर होता है इसका क्या मतलब है कि सारी जो प्रॉपर मैनर में है बॉडी और बैलेंस वे में है, संतुलन में है। वेरियस टाइप ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटी कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिविजुअल्स। तो क्या है, वेरियस टाइप की विभिन्न प्रकार की जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हैं वो पाई गई हैं इंडिविजुअल्स में। तो जो सर्वप्रथम है वो है बो लेग, ये है नॉक नी, और ये है फ्लैट फुट। फ्रॉम द अबव गिवन पिक्चर द डिफॉर्मिटी सीन ऑन द लेफ्ट मोस्ट का मतलब है बो लेग। ठीक है, बो लेग ये वाली जो कंडीशन है बो लेग वाली is caused due to deficiency of which nutrients। तो किस न्यूट्रिएंट की कमी से बो लेग होता है, तो ये होता है एक तो कैल्शियम की कमी से और एक होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। कैल्शियम की कमी से जो शॉर्टनिंग ऑफ बोन्स हैं वो हो सकती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ बी एंड सी। सोहन, a new student in the school, was very much interested in sports, and while learning various biomechanical aspects of the game, including various movements, he became curious to understand movements used in different games। सोहन एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है स्कूल का, और वो जो स्पोर्ट्स के मूवमेंट्स हैं, बायोमैकेनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ गेम इंक्लूडिंग वेरियस मूवमेंट्स हैं, जो बहुत विभिन्न प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं, वो इनमें क्यूरियस है, उसे जिज्ञासा है, उसे जानना है कि किस प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, जो संकुचन और विस्तरण है वो कौन से मूवमेंट, कौन सी गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं, तो वो आते हैं एंगुलर के अंदर। फाइन, तो राइट आंसर होगा एंगुलर। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, एबीसी स्कूल इज वन ऑफ द रेपुटेटेड स्कूल। एबीसी नाम का एक स्कूल है जो कि बहुत ही रेपुटेटेड है, बहुत ही ख्याति प्राप्त है। इन दियर लोकेशन फॉर द नंबर ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इज प्रोवाइडेड टू इट्स स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि हितधारक हैं, जो स्पोर्ट्स के भलाई में काम करते हैं। कीपिंग दैट इन कंसिडरेशन CBSE स्पोर्ट्स सेल हैज गिवन देम द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग CBSE फुटबॉल क्लस्टर। CBSE ने क्या करा है, स्पोर्ट्स सेल ने उनको CBSE फुटबॉल क्लस्टर का टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए कहा है। 35 टीम्स हैव सेंट देयर एंट्री फॉर पार्टिसिपेशन इन द टूर्नामेंट। 35 टीमों ने अपनी पार्टिसिपेशन के लिए प्रतिभागी बनने के लिए क्या दी है, एंट्री दी है, भेजी है उनको। ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ टीम्स विलिंग टू पार्टिसिपेट द स्कूल शुड कंडक्ट द कंपटीशन बाय व्हिच फिक्चर। तो किस फिक्चर के द्वारा, जब लार्ज नंबर ऑफ टीम्स होती हैं तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन का टूर्नामेंट होता है उसको करवाया जाता है। और यहाँ पे लीग, नॉकआउट, स्टेयरकेस, चैलेंज है। तो सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन का जो टूर्नामेंट है वो है नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसमें कि कोई भी टीम यदि अपना पहला मैच हार जाती है तो वो टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो जाती है,
बाहर हो जाती हैं, इसीलिए इस टूर्नामेंट को एलिमिनेशन टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है। लीग टूर्नामेंट का डेफिनेशन क्या है? लीग टूर्नामेंट ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसमें एक टीम प्रत्येक बची हुई टीमों से अपना एक एक मैच जरूर खेलती है, चाहे वो हार जाए या जीत जाए। आज के लिए ये वीडियो इतना ही। इसमें पूरा सीबीएसई का जो पेपर है वो डिस्कस किया गया है। थैंक यू सो मच। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू ऑल।